Okay, जी, dear students, welcome back after the Eid break. Hopefully आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो जैसा कि आपके साथ इस वक्त मैं ओडीएल कोर्स प्लान शेयर कर रहा हूँ, तो हमारी जो सिलेबस है उसमें दो ही टॉपिक्स बाकी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो दीज आर द टू टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू कवर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और आपके वीक्स भी दो ही रह गए हैं, एक जो अभी चल रहा है और एक जो नेक्स्ट वीक लास्ट है आपका ओडीएल प्लान में ऑफ स्टडीज़। 1/7 का तो ऑलरेडी कर्टेल हो गया, जो यूईटी से नोटिफिकेशन आया था उनकी जो क्लासेस का टाइम था वो तो फिनिश हो गया। अब वो कैंपस पे अपनी स्टडीज़ जारी रख सकेंगे जैसे ही कैंपस ओपन होता है फ्रॉम 17, जिसमें आपकी लैब एवेलुएशन और फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम जो है वो चलेगा 1/8 के लिए। ये हफ्ता और नेक्स्ट वीक 2 वीक्स आपके पास और हैं। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? कैन यू हियर? जी सर, आ रही सर आ है। रही है। ओके, आ रही है आवाज़। तो 1/7 जो है उसकी आज अटेंडेंस मार्क नहीं होगी और ना ही अगली हफ्ते जो क्लास होगी। ये 1/7 का ऑफिशियली आपका जो पीरियड था वो थोड़ा सा कर्टेल कर दिया यूईटी ने। आपने नोटिस देखा ही होगा जो ईद से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था ग्रुप्स पर। तो 1/8 के अभी 2 वीक्स हैं। लेकिन ये है कि सिलेबस तो हमने एज़ पर प्लान जो कि हमें यूईटी से मिला है उसके मुताबिक सीएलओ पीएलओ उसको लेकर चलना। तो 1/7 की अटेंडेंस जो है वो इन 2 वीक्स में ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप आज की क्लास में और नेक्स्ट सेशन में आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू। अटेंडेंस नहीं होगी, 1/8 की अटेंडेंस होगी। लेकिन आपको ये जो दो टॉपिक्स आपके सिलेबस में रहते हैं एज पर द ओडीएल कोर्स प्लान, जो कि हमें रजिस्ट्रार ऑफिस से पहले कम्युनिकेट हुआ था, आप देख सकते हो। ये 13 अगस्त तक का शेड्यूल जो है वो जून के पहले या दूसरे हफ्ते में हमें मिला था और उसके हिसाब से ये जो ओडीएल कोर्स प्लान है ये तरतीब दिया था और ये प्रॉपर अप्रूव हुआ था फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, स्टार्टिंग फ्रॉम द चेयरमैन, डीन एंड अप टू द वाइस चांसलर। तो कंटेंट्स 1/7 आपको भी ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दो चीज़ें जो रह गई थी वो आपको कवर करना होंगे। अटेंडेंस आपकी ऑप्शनल होगी एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिसीव्ड बिफोर ईद। 1/8 के लिए ये दोनों अटेंडेंस जो है वो मार्क होंगे। एनीवेज जी, बाकी जहाँ तक लैब का ताल्लुक है तो लैब में हमने जो हमारे कोर कंटेंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। ऑल दो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज का डेमो तो आपने देख ही लिया था और इंटरेक्टिव सेक्शन भी था, लेकिन उसमें आपको इश्यूज डिबगिंग में ज़रूर आएंगे। तो वो जब आपका कैंपस में जो आपकी लैब एक्टिविटी का वीक है उसमें आपने जो फर्स्ट डे है वो इसको कवर कर लेना है। डिबगिंग के जो इश्यूज हैं मुझसे इन पर्सन कैंपस पे डिस्कस कर लेने हैं, क्योंकि ऑनलाइन ना आप अपना कंप्यूटर मुझे शो कर सकोगे एवरी स्टूडेंट और ना ही उसमें डिबगिंग हो सकेगी। लेकिन आपको डीएलएल की प्रोग्रामिंग करनी कैसे है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका आइडिया हो गया होगा। आप किताब को भी पढ़िए, एमएसटीएन को भी पढ़ें, तो आपकी जो वाइवा साइड है और जो कम्प्रिहेंसिव इम्तिहान होगा लैब का जो आपने राइटिंग में लिखना है वो साइड आप टोटली इसको कवर कर लें। जो आपने प्रोग्राम बनाना है एक्चुअली विजुअल स्टूडियो के ऊपर, VS6 पे या किसी और पे, तो उसमें आप इन पर्सन जो डिबगिंग है उसमें हेल्प ले सकते हैं व्हेन द कैंपस स्टार्ट्स। और पूरा एक हफ्ता यूने दिया है आपकी लैब्स के लिए। उसी एक हफ्ते के अंदर आपकी लैब की इवैल्यूएशन भी होनी है जितने नंबर रह गए हैं, और उसी में लैब का कम्प्रिहेंसिव टेस्ट, वाइवा, प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा। लेकिन हम एक दिन उसमें मखसूस कर लेंगे जिसमें हम डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज की डिबगिंग को वो डिवोट कर देंगे। तो हमारा लैब का जो सिलेबस है जो कि कर्नल प्रोग्रामिंग थी उसके 3 कंपोनेंट्स थे, जैसा कि हमने शुरू किया था, आपने देखा था बेसिक से या कोर से, पीसीबी से, वहाँ से लेकर और फिर हम जीडीआई पार्ट पे आए थे, ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस पे, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का कोर कंपोनेंट है कर्नल का। 3 ही कंपोनेंट्स थे, आपको याद होगा। तो जीडीआई में हमने टेक्स्ट मैट्रिक्स को किया था और स्टैटिक और डायनामिक इमेजेस को देखा था, फॉन्ट्स को देखा था। फिर हम यूज़र पार्ट की तरफ आ गए थे। यूज़र पार्ट में आपको याद होगा हमने इंटरप्ट्स या ट्रैप्स किए थे, जिसमें कि वो टाइमर था मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, साथ आपके पास
इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड और माउस के इंटरप्ट्स हमने किए थे, और फिर फाइनली हमने जो कोर कर्नल है या जो विंडोज़ का हार्ट है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, कि किस तरह से विंडोज़ इटसेल्फ प्रोग्राम्ड है, विंडोज़ इज अ कलेक्शन ऑफ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, उसको हमने फाइनली आकर टच किया और उसके कुछ पैरामीटर्स देखे। इसी में आपने मल्टी प्रोसेसिंग भी देख ली कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दो कॉन्करेंट प्रोसेसेस आप रन कर रहे हो, तो या दो से ज़्यादा एन भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जो बेस सिलेबस था लैब का, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। तो अब जब कैंपस ओपन होता है तो वन डे इंशाल्लाह हम डेडिकेट करेंगे जो आपकी प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में जो इश्यूज आ रहे हैं, या आप प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी को जो नहीं सेट कर पा रहे कुछ स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो इश्यूज आ रहे हैं, यही दो ही मेजर इश्यूज होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोग्राम को क्रिएट करते हुए आते हैं। तो एक दिन हम इसको देंगे, लेकिन जो आपकी थ्योरेटिकल साइड है, जैसे डीएल मेन है, उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्रैग्मा है, उस प्रैग्मा में यूनिकोड का पोस्ट फिक्स है, आस्काई का है, तो वो चीज़ें आपने कवर कर लेनी है। एक्सपोर्ट और कॉल बैक की कॉलिंग कन्वेंशन है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर किताब भी आपने पढ़ ली होगी कि अगर आप starect.dll में सेव करते हो तो इम्प्लिसिट कॉलिंग हो जाती है, और अगर आपने किसी और एक्सटेंशन में लेके जाना तो आपको एक्सप्लिसिट कॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी है उसको DLL से ही सेव करें, आप उसे DRV से भी सेव कर सकते हैं, MOV से भी सेव कर सकते हैं, रिसोर्स ऑनली DLL भी हो सकती है फॉन्ट की, ये आपने किताब में पढ़ा होगा। तो आपकी जो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट की तैयारी है, जो वाइवा वॉस की प्रिपरेशन है, और जो उसको समझने की जो उसकी बेसिक्स हैं, वो आप कर सकते हो ODL मेथड में भी। जहाँ तक डिबगिंग का ताल्लुक है तो वो हम एक दिन डिवोट करके, जैसे ही कैंपस आपका ओपन होता है तो हम उसके अंदर one full day we will dedicate to uh, one full day we will dedicate to the debugging of this। तो अभी हम आज की क्लास को लेकर आगे चलते हैं और we'll see कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये अब आपसे मैंने प्रोटेक्शन जो है चैप्टर 14 है, शिल्बर्ट टेक्स्ट बुक आपकी जो ड्रैगन बुक है उसमें से ये चैप्टर है, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। तो लेट्स स्टार्ट विद कि इसमें हमने करना क्या है। ODL में भी आपने देखा था कि इसका हमने इंट्रोडक्शन लेना है, और इसमें जो एक्सेस राइट्स होते हैं या आप उसे एक्सेस मैट्रिक्स कह लें, उसको हमने स्टडी करना है। तो लेट्स सी फ्रॉम द बुक व्हाट वी हैव टू कवर। तो अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमारे स्टडी ऑब्जेक्टिव जो हैं, वो एक तो हमने गोल्स ऑफ प्रोटेक्शन देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन होती क्या है, इसका मकसद क्या है। दूसरा स्टडी ऑब्जेक्टिव आज के ODL सेशन का है कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन, वो कौन से रूल्स हैं जिनके तहत हम प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टडी ऑब्जेक्टिव होगा, पहला गोल्स, दूसरा वो रूल्स कानून जिसके तहत हम प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। तीसरी है डोमेन, यानी कि इसकी प्रोटेक्शन की वसअत क्या है, या प्रोटेक्शन इनकम्पास किस किस चीज़ को करती है, कौन सी ऐसी बाउंड्रीज हैं जिससे प्रोटेक्शन टच करती है, यानी कि क्या चीज़ प्रोटेक्शन है और क्या चीज़ प्रोटेक्शन की डेफिनेशन से बाहर है। तो ये हमारा तीसरा आज का स्टडी ऑब्जेक्टिव है, और इसमें हम फिर इसी के अंदर 14.3.1 में डोमेन स्ट्रक्चर को भी देखेंगे कि किस तरह से जो एक बाउंड्री होती है प्रोटेक्शन की वो सेट की जाती है, उसके कौन से मेथड्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक मेथड्स हैं, ये भी आज की क्लास में हम देखेंगे। और फाइनली आखिर में दो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, एक यूनिक्स की है और एक मल्टिक्स की है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ विंडोज़ भी मैं आपको आज की क्लास में बता दूंगा। तो ये हमारा आज का जो है वो स्टडी ऑब्जेक्टिव होगा। हम इस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को टोटल 3 सेशंस में कवर करेंगे। एक सेशन में भी किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा सा ड्रेनेज शुरू हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें काफ़ी की डेफिनेशंस हैं। तो हम इसको स्मॉल सेशंस के अंदर कवर करेंगे इन्हीं 2 हफ्तों में, लेकिन हम इसके 3 सेशंस करेंगे। तो 14 चैप्टर का हाफ जो है वो हम आज कवर करेंगे। लेट मी शो यू फ्रॉम, ये जो इसके 14.3 तक है ये हम एक सेशन में करेंगे। एक्सेस मैट्रिक्स जो है वो दूसरे सेशन में करेंगे, और सिक्योरिटी का जो चैप्टर है उसको हम एक तीसरे सेशन के अंदर डिवाइड करेंगे, ताकि जो है आपकी आज बेस बन जाएगी। इसलिए आज हमने सबसे कम पोर्शन कवर किया 14.1 टू 14.3,
ये हम लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसको स्टडी करेंगे। और वंस आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोटेक्शन है क्या, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, फिर हम आगे एक्सेस मैट्रिक्स है दूसरा टॉपिक, उसको करेंगे। और उसके बाद फाइनली फिर आपकी इस चैप्टर में बेस कवर अप हो जाएगी। तो सिक्योरिटी को हम एक सेशन में कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं और जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा वो उसके साथ लिंक्ड है। तो ये जो दो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में रह गए हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से कवर अप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखिए गोल्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो मैं चेक कर लूँ पहले, कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करना होता है हर दफ़ा। अच्छा, आज तो बच्चे ही थोड़े से हैं, तो 17 तो है नहीं। लेट मी चेक इफ किसी बच्चे ने मुझे टेक्स्ट किया हो, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ और फिर हम इसको शुरू करते हैं। ओके, so nobody has texted me today, so let's start. Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. First topic of today is goals of protection. As computer systems have become more sophisticated and pervasive. Pervasive होता है अब तो ये बड़ी कॉमन टर्म हो गई है, थोड़े कुछ डेकेड, एक 10 साल पहले इट वाज अ कंपैरेटिवली न्यूअर टर्म। परवेसिव वो जो कि आपकी डेली यूजेज के अंदर जो है ना वो प्रिवेलेंट हो जाए, आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर जो इस्तेमाल हो। कंप्यूटर सिस्टम्स हैव बिकम सोफिस्टिकेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और ये आपके बहुत से काम कर देते हैं, और प्रिवेलेंट या परवेसिव भी हैं इन देयर एप्लीकेशंस। द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इंटीग्रिटी हैज़ आल्सो ग्रोन, क्योंकि अब इनका जो डोमेन है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स का वो बहुत ज़्यादा हो गया, और आपकी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। और आपके सेल फोन्स हो, डिजिटल बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, आपके इदारे की कोई वेबसाइट हो, आपकी सोशल जो आप यूज़ करते हैं नेटवर्क, फेसबुक वगैरह, वो आईडीज़ हो, आपका डाटा हो। तो यूज़र्स की जो प्रेवलेंट और सोफिस्टिकेशन से जो एक चीज़ एमर्ज हुई है नीवर, वो है डाटा इंटीग्रिटी या सिस्टम इंटीग्रिटी। सिस्टम में प्रोसेस और डाटा दोनों आ जाता है, तो हम सिस्टम इंटीग्रिटी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव टर्म है। तो जो सिस्टम इंटीग्रिटी जो है ये सबसे ज़्यादा नीड अराइज हुई है इन रीसेंट 2 डेकेड्स, जब से ख़ास तौर पे नेटवर्किंग जो है वो आम हुई है। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये आगे फिर ये इसे डिफाइन कर रहा है। मॉडर्न प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट्स हैव इवॉल्व्ड टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। अच्छा, अब एक तो आपके पास आपको पता चल गया इंटीग्रिटी तो नीड है ही है। अब दूसरी चीज जो प्रोटेक्शन की डोमेन में ये आ रही है, आप देखो इसने लफ्ज यूज किया रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है वो ये दूसरी नीड एमर्ज हुई है। तो हम पढ़ के रहे हैं कि इसके गोल्स क्या हैं। तो पहला गोल आपके सामने इसने जो दिया है वो है सिस्टम इंटीग्रिटी, दूसरा गोल है रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और रिलायबिलिटी क्यों हमें चाहिए? क्योंकि रिसोर्सेज शेयर्ड है। अगर यूनी प्रोसेस सिंगल प्रोसेस सिस्टम जैसे 40 30 साल पहले थे, तो उसमें रिलायबिलिटी के इश्यूज एमर्ज ही नहीं होते थे या बहुत मिनिमम लेवल पे होते थे। लेकिन अभी आपके पास रिलायबिलिटी को मेंटेन करना एक मेजर गोल है किसी भी सिस्टम का नाउअडेज। क्यों? रिसोर्सेज शेयर्ड है, आपके पास मल्टी प्रोसेस कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं, डाटा उनमें शेयर्ड है। तो अब आपके पास जो नई चीज़ एमर्ज हुई है वो है रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। सो फर्स्ट गोल स्टूडेंट्स सिस्टम इंटीग्रिटी, सेकंड गोल इंटीग्रिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स या रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, या दूसरे अल्फाज में शेयर्ड रिसोर्सेज को रिलायबिलिटी के साथ मैनेज करना या कॉन्करेंसी को मैनेज करना। सो दो गोल्स इसने यहाँ पे दिए हैं। अब तीसरा देखें, वी नीड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर सेवरल रीजंस। अब गोल्स तो ये दो हो गए, अब इनकी रीजंस क्या हैं ये आगे वाले पैराग्राफ में रीजंस बता रहा है। मोस्ट ऑब्वियस इज द नीड टू प्रिवेंट द मिसचीव्स इंटेंशनल वायोलेशन, यानी कि जो हैकर जो क्रैकर्स होते हैं जो आपके डाटा को स्टील करना चाहते हैं या उसको करप्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन का जो रीज़न है वो एक ये है। However, it is the need to ensure that each program, और दूसरी आपकी रीज़न क्या है कि
need to ensure that each program component active in a system uses system resources only in ways consistent with stated policies. तो पहली रीजन तो है इन दो गोल्स की के इंटेंशनल अटैक्स को रोकना। दूसरी रीजन की क्या है कि जो आपके प्रोसेस हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उस सॉफ्टवेयर में हर प्रोसेस को जितनी आपने इजाज़त दी है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, और जितनी आपने उसे इजाज़त दी है हार्डवेयर साइकिल्स को यूज़ करने की, और जितनी आपने उसको इस्तेमाल इजाज़त दी है इनपुट आउटपुट की, वो उसी दायरे में उसी पॉलिसी के अंदर रह के काम करें। यानी कि दो हमारे गोल्स हो गए, सिस्टम इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और दो ही हमारे पास रीज़न हो गई, इंटेंशनल अटैक्स को रोकना, और अगर कोई प्रोसेस है तो उसको विद इन द पॉलिसी पैरामीटर्स रखना। तो ये जो आपका पहला 14.1 है, इसमें चार ही चीज़ें, आगे इसने इसको एक्सप्लेन किया, ये आप पढ़ लीजिएगा। जो बुनियादी बातें इसने चार बताई हैं, वी हैव टू गोल्स, इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी, रीजंस, विलफुल अटैक्स, एंड जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स या सॉफ्टवेयर प्रोसेस हैं उनको पॉलिसीज़ के तहत चलना सिस्टम में। तो ये स्टूडेंट्स हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन के गोल्स और उसकी रीजंस। सर माहम को ऐड कर दें। ओके जी, रोल नंबर बताएं बेटा। सर 404 404 17 CS। ओके 404 समझ को भी ऐड कर दें। सर हम तो रिलैक्स हो गए थे कि अभी क्लास नहीं होंगी। जी, वो मैं क्लास के शुरू में बता चुका हूँ कि वो 17 का जो है वो मोड जो है वो जो वीक गुजरा है यहीं तक है, 31 जुलाई तक। 18 की 2 वीक्स हैं, 14 अगस्त तक उनकी जो नोटिफिकेशन है आपने देखा होगा क्लास के शुरू में मैंने बताया। तो 17 के लिए ऑप्शनल है, आप अटेंड कर लें ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। लेकिन जो आपका ओडीएल के जो 2 टॉपिक्स हैं वो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपकी प्रिपरेटरी लीव है यहाँ पे। तो जो आपका कंटेंट है वो आपको कवर करना है। तो दो ही टॉपिक्स हैं, लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये चीज़ डिस्कस की है कि आपकी अटेंडेंस ऑप्शनल है, लेकिन इन 2 वीक्स में जो आपके कंटेंट्स हैं वो आपने कवर करने हैं। लैब की जो कंटेंट्स थे वो यहीं पे स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि उसकी कोर हमारी सिलेबस कवर हो चुका है। तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, मैं प्ले करूँगा, अपलोड कर दूँगा इसको मैं इंशाल्लाह, तो यू कैन हियर दैट। Okay, some other student has also text me. ओके जी, वापस चलते हैं किताब की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स ये था 14.1 रोल्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड रीजंस। तो हम पढ़ इसको क्यों रहे हैं, रीज़न टू स्टडी दिस टॉपिक इज़ क्योंकि आपको पता है कि ये एक इमरजेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसकी नीड है। इस वक्त सिस्टम को इस्तेमाल करने से ज़्यादा जो उसके यूज़र्स हैं उसकी नीड होती है कि आपका सिस्टम सिक्योर हो, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योर हो, आपके अगर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका डेटा सिक्योर हो, आपके मोबाइल फ़ोन पे अगर आपकी पर्सनल डेटा है तो वो स्टोर हो, सेफ़ हो, और उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन हो, और वो विलफुल अटैक से भी सेफ हो, और कोई प्रोसेस अगर गड़बड़ कर देता है यानी कि पॉलिसीज़ के तहत नहीं चलता तो उसमें भी रिलायबिलिटी हो। तो ये सबसे बड़ी नीड है। सिस्टम को इस्तेमाल करने से ज़्यादा जो है ज़रूरत प्रोटेक्शन की आजकल यूज़र्स फील करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक। ओके जी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन ये हमारा आज का सेकंड टॉपिक है। गोल्स आपने देख लिए, प्रिंसिपल्स वो रूल्स होते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं फिर इसे डिस्कस करते हैं। Frequently, a guiding principle can be used throughout a project, such as the design of an operating system. आपने कोई भी प्रोजेक्ट करना हो, वो कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, तो वो किसी ना किसी रूल्स या प्रिंसिपल्स के तहत जो है आप उसको लेकर चलते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन के हवाले से हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। अ की टाइम टेस्टेड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द प्रोटेक्शन इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ये इसने पहला इस टॉपिक में इसने जो असल में प्रिंसिपल्स दिए हैं वो जेनेरिक हैं। आगे एग्जांपल्स में उसने यूनिक्स और फिर मल्टीक्स और चैप्टर के आखिर में हाइड्रा की एग्जांपल्स दी हैं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो ये वाला टॉपिक है इसमें इसने जनरली डिस्कस किया।
तो इस सेइंग कि एक आपके पास ओएस के डिज़ाइन में है जी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ये क्या होता है? डिक्टेट्स दैट प्रोग्राम्स, users and even systems be given just enough privileges to perform their task। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि लीस्ट प्रिविलेज किसी प्रोसेस को, किसी यूज़र को, किसी प्रोग्राम को किसी ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितनी मिनिमल रिसोर्सेज चाहिए हो, बस वही मिनिमल रिसोर्सेज आपने उसको देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी। नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड है किसी कंपनी का, तो उसने किसी सपोज किसी ओपी पोस्ट के ऊपर जाके अपनी ड्यूटी देनी है और उसको आपने जो की दी हुई है, डिजिटल की या स्मार्ट कार्ड दिया हुआ है, अगर वो सिर्फ उसकी जो लोकेशन है ड्यूटी की, उस लोकेशन के डोर को अनलॉक करता है, तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। अगर आप उसे ऐसी की दे देते हैं जिससे पूरे इदारे के सारे डोर्स खुल जाते हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट प्रिविलेज हो जाएगा और उसमें आपकी जो इंटीग्रिटी है वो कम हो जाएगी। लिहाजा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हुए तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक ये कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी खास नीड के लिए लिखे जाते हैं। मतलब आप स्पेस शटल लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए आपने एक एम्बेडेड डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, या आपकी ऑटोमोबाइल है उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, वहाँ पे हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट प्रिविलेज इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, जो कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक है, 463 यानी कि यूनिक्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स है, उसमें क्या इस्तेमाल होगा? प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। यानी कि किसी प्रोग्राम, यूज़र या सिस्टम को किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितनी रिसोर्सेज चाहिए, बस आपने उतनी ही रिसोर्सेज उसको अलॉट करनी है। उससे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं, यू डोंट हैव टू गिव दैट प्रोग्राम, यूज़र और सिस्टम मोर देन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। तो ये आपके पास हो गया जी पहला प्रिंसिपल, जो हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपने इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेनी है। तो ये आपके पास था जी टॉपिक ब्लू। सर जैसा जी जी सर वो एक बात करनी थी कि सर 17 के लिए आपने कहा है कि ये ऑप्शनल है लेक्चर। 17 के लिए अटेंडेंस ऑप्शनल है, इस वीक भी और नेक्स्ट वीक भी। टॉपिक उनको ये कवर करना पड़ेगा जो कि 2 टॉपिक्स आपके ओडीएल प्लान, जो क्योंकि जो मैं क्लास के शुरू में बताया, शायद आपने लेट ज्वाइन किया हो। 10 बजे मैंने जी सर ठीक है, वो बात सुन ली 10 है मैंने। बजे मैंने शुरू ही से किया था कि आपकी जो जून के पहले दूसरे हफ्ते में यूईटी लाहौर से जो आपका टाइम टेबल आया था, वो था 13 अगस्त तक तमाम सेशंस का, 17-18 दोनों का। तो वो 13 अगस्त तक था और उसके हिसाब से एक आपकी ओडीएल कोर्स आउटलाइन बनी थी, जो कि चेयरमैन, डीन और अप टू दी वाइस चांसलर बाकायदा अप्रूव होकर आई थी। तो वो मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो अभी जो ईद से पहले नोटिस आया, उसमें 18 का 14 अगस्त तक है एकेडमिक पीरियड, आपका 31 जुलाई तक है। लेकिन आपकी प्रिपरेटरी लीव्स हैं, यानी कि आपने प्रिपरेशन करनी है इम्तहानों की, तो उसमें सिलेबस तो आपको कवर करना ही है, जो कि आपका अप्रूव होकर आया था। हमारे सिलेबस में से 2 टॉपिक्स रहते हैं, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। सर पिछले जी, वीक तक तो सर सिलेबस हो गया था हमारा वैसे 17 वालों का। मैं अभी आपकी जो है ना रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, उसमें ज़रा आप 10 बजे जो लेक्चर के शुरू के 5 मिनट है ना, उसको प्ले करके सुनिएगा, या आपके पास अगर ओडीएल प्लान हो तो उसमें जाके देखिए प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी आपका सर वैसे है। हमारी क्लास नहीं है तो पढ़ लीजिए, सिलेबस में भी ना include है। तो पेपर भी सर 18 से तो हमारा अलग ही होगा। पेपर तो आपका अलग उसका ही तो होगा, नहीं है। लेकिन सिलेबस आपको ये कवर करना है, क्योंकि अभी आपका 1 हफ्ता और भी है जो आपने कैंपस के ऊपर आके अपनी तैयारी करनी है। उसमें आपकी लैब की एक्टिविटीज़ होंगी और इन पर्सन सेशन होगा विद योर इंस्ट्रक्टर। उसमें आपके क्विजेस भी होंगे थ्योरी के, और आपको कोई इशू हो तो आप आके सिलेबस से मुतल्लिक डिस्कस कर सकते हैं। सो 1 वीक अभी आपका है, जो कि 17 अगस्त से आपके नोटिस के मुताबिक शुरू होगा। उसमें आपकी जो कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम के अलावा कंपोनेंट्स हैं, वो भी कवर अप होंगे, और अगर आपके सिलेबस से कोई चीज़ रह जाती है तो वो भी कवर होगी। बस आपको क्लासेस से ये 2 हफ्ते जो है वो ऑफ किया गया है कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, और फिर कैंपस पर आकर 1 हफ्ता आपका जो भी टीचर है उससे आप अपनी लैब की भी और जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसकी मज़ीद पढ़ाई भी करें और तैयारी भी करें।
तो टॉपिक्स तो आपको ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी कवर करना ही होंगे ऑडियल प्लान के तहत। क्लास आप बेशक ना लें, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें, और कोई इशू है तो कैंपस में आके मुझसे इन पर्सन ऑफिस में आके पूरा एक हफ्ता आपके पास होगा, उसमें मुझसे आप डिस्कस करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो सिलेबस तो ये इसमें पूरा इंक्लूड होगा, 1/8 के लिए भी 1/7 के लिए भी। पेपर आपका अलग अलग होगा यकीनन, लेकिन सिलेबस आपका उतना ही होगा जितना कि अप्रूव्ड है। और अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और कोई इश्यूज हैं तो वो जो 1 वीक आपको यूईटी ने दिया है टीचर से इंटरेक्ट करने का, उसमें यू आर वेलकम टू डिस्कस एनी टॉपिक विद मी। जहाँ भी आपको इशू हो मैं आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पे मौजूद हूँ फुल 1 वीक। तो ये 2 हफ्ते आप तैयारी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। इश्यूज आपने इंटरेक्टिव सेक्शन में बेशक ना आइए, वो आप उस 1 वीक जो आपको मिलेगा यूईटी से एज पर नोटिफिकेशन, उसमें आके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो वी वर डिस्कसिंग, जैसा कि मैंने क्लास के शुरू में बताया कि आपके पास इसमें की टर्म्स ज़्यादा हैं, बेसिकली आइडियाज़ हैं प्रोटेक्शन के अंदर। तो हमने गोल्स को भी कवर कर लिया और प्रिंसिपल्स को भी इसमें हमने कवर अप कर लिया। तो अब हम चलते हैं डोमेन की तरफ कि आपकी जो प्रोटेक्शन है उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, या किस चीज़ को आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं और किस चीज़ को आप कह सकते हो कि ये प्रोटेक्शन की डोमेन से बाहर है। तो इस टॉपिक को पढ़ के थोड़ा सा ये भी आइडिया होगा, और जो हम पीछे डिज़ाइन या प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे वो भी इससे इंटरकनेक्टेड है। A computer system is a collection of processes and objects. आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें या तो एग्जीक्यूशन हो रही है या आपके पास डाटा है, या एक्शंस हैं या फिर रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बाय ऑब्जेक्ट्स वी मीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स बोथ। रिसोर्सेज आपकी टेंजिबल भी रिसोर्सेज हैं और नॉन टेंजिबल भी रिसोर्सेज हैं, सीपीयू, मेमोरी सेगमेंट्स, प्रिंटर्स वगैरह, ये भी आपकी ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, रिसोर्सेज हैं, टेंजिबल रिसोर्सेज हैं। और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स का तो आपको पता ही है, प्रोग्राम है, कोई शेयर्ड डाटा है आपके पास जो कि सीमाफोर या जिसे आप क्रिटिकल सेक्शन बोल सकते हो। तो ये आपकी कंप्यूटर सिस्टम की 2 मेजर डिवीजन्स हैं जो कि आप शुरू से उसकी डेफिनेशन में पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अ प्रोसेस शुड बी अलाउड टू एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज फॉर विच इट हैज़ ऑथराइजेशन। ये अभी हम पीछे भी देख के आए थे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस में, कि किसी प्रोसेस को अपना काम करने के लिए जितनी रिसोर्सेज चाहिए उसको उसी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि वो रिसोर्सेज की एक डोमेन होगी फॉर दैट प्रोसेस। जो भी कोई प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस n तक, वो डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर है, वो मल्टी मीडिया प्लेयर का कोई प्रोसीजर है, नोटपैड का है, आपने अपना कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसका प्रोसीजर है, तो उसको सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज की या उस डोमेन की एक्सेस की ऑथराइजेशन होनी चाहिए जो कि उसे अपना काम करने के लिए चाहिए। Furthermore, at any time, a process should be able to access only those resources that it currently requires to complete its tasks. This second requirement, commonly referred to as need to know principle. अब देखें, पहले तो हमने मिनिमल की बात की थी और अभी क्या बात हो रही है, प्रोसेस शुड बी एबल टू एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज दैट इट करंटली रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स टास्क। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस ने एक लंबे अरसे के लिए चलना हो, सपोज 1 डे 2 डे, ठीक है, और पहले दिन उसकी टास्क क्या हो कि बैंक में जितने लोग एंटर हो रहे हैं उसने उसको काउंट करना हो, तो उस वक्त उसको सिर्फ डिजिटल कैमरा की एक्सेस दे दी जाए, जहां से वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए काउंटर को प्लस करता चला जाए। और हो सकता है कि जब एक हफ़्ता गुजर जाए पूरा और वीकेंड आ जाए तो उस पर कोई डाटा अपने अपने हेड ऑफिस को भेजना हो कि इस हफ्ते में कितने लोग बैंक में एंटर और एग्ज़िट हुए। और हो सकता है आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़े या आपको इंटरनेट की एक्सेस की ज़रूरत पड़े जिससे आपने अपने ऑफिस से बाहर एक ईमेल जनरेट करनी हो। तो सैटरडे और संडे को उस प्रोसेस को आप प्रिंटर या इंटरनेट की एक्सेस दे दोगे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे उसको सिर्फ एक्सेस होगी उस आईपी कैमरे की, डिजिटल कैमरे की, जिसके ज़रिए वो काउंटर जो है आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के ऊपर डाटा जो है वो एंटर कर सकता है कि कितने लोग आपके बैंक में एंटर हुए और एग्जिट हुए। तो ये दूसरी ये एग्जांपल मैंने दिया, आप देखें अब आपके लिए समझना आसान होगा। प्रोसेस शुड बी एबल टू एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज दैट इट करंटली रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स टास्क। यानी कि प्रोसेस टाइम बाउंड भी होता है ना,
तो प्रोसेस को उस वक्त के लिए, उस खास टाइम लिमिट के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत हो उतनी आपको देनी है। अब इन दोनों का फ़र्क आपको समझ आ रहा होगा। पहली चीज़ हमने बात की थी इंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोसेस के लिए। अ प्रोसेस शुड बी अलाउड टू एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज फॉर विच इट हैज़ ऑथोराइजेशन। सो अभी जो वो काउंटर का प्रोग्राम होगा उसको कैमरे की भी ऑथोराइजेशन है और प्रिंटर और इंटरनेट की भी, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर उसे सिर्फ कैमरे की परमिशन दी जाएगी और हार्ड ड्राइव पे राइट करने की। दूसरी टाइम ड्यूरेशन के लिए उसे प्रिंटर और इंटरनेट की इजाज़त दी जाएगी। तो ये अब आपकी डोमेन हो गई। पहली चीज़ थी प्रोसेस की टोटल डोमेन, और दूसरा जो पॉइंट है ये सब डोमेन हो गई। मंडे टू फ्राइडे एक सब डोमेन सिर्फ कैमरे की, हार्ड ड्राइव की, और सैटरडे संडे को आपको डोमेन जो है वो प्रिंटर और इंटरनेट की होगी। सो एक प्रोसेस की डोमेन में दो सब डोमेन्स हो गई, ठीक है। डोमेन के सादा ज़बान में तर्जमा बाउंड्री, जो आपका रिसोर्सेज की हद है जो आपने एक्सेस करनी है, वो आपकी इन सिंपल टर्म्स डोमेन मींस बाउंड्री। ओके, अब ये जो दूसरी चीज़ है ना, इसे नीड टू नो प्रिंसिपल कहते हैं। यानी आपका जो इंटेलिजेंट एजेंट होना चाहिए, जो आपका प्रोसेस है वो इतना इंटेलिजेंट हो कि उसे पता हो कि उसको इस वक्त किन रिसोर्स की ज़रूरत है। वो उन रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा अपने सर्वर से, मॉनिटर से, या जो भी उसका रूट प्रोसेस है, और उसके उन सब रिसोर्स के अंदर उसे अपना काम करना चाहिए। ओके जी, ये क्यों हम इस तरह से करते हैं? इट इज़ यूजफुल इन लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ डैमेज अ फॉल्टी प्रोसेस कैन कॉज इन द सिस्टम। अगर कोई प्रोसेस अनरिलायबल हो जाता है तो उससे आपका डैमेज मिनिमल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोसेस में वायरस आ गया या उसमें कोई बग आ गया तो उसका डैमेज सिर्फ कैमरे तक लिमिटेड होगा, आपका इंटरनेट और प्रिंटर जो है उस डैमेज से सेव्ड होगा। तो ये इसलिए हम अप्लाई करते हैं। सो अभी तक हमने स्टूडेंट्स गोल्स को देखा, फिर हमने प्रिंसिपल्स को देखा, अब हम बात कर रहे हैं डोमेन की। सो डोमेन बेसिकली क्या चीज़ है? आपके राइट्स हैं, एक्सेस राइट्स, जो आप किसी प्रोसेस को अलॉट करते हो अपनी टास्क को पूरा करने के लिए। तो वो डोमेन्स मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं, और इस टॉपिक को अभी हम आगे लेके चलेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। ये डोमेन स्ट्रक्चर का टॉपिक है। इसमें इसने इसी जो हमने यहाँ पे ये दो चीज़ें पढ़ी हैं, इसी को ये आगे लेकर चलेगा। होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, टू फैसिलिटेट द स्कीम जस्ट डिस्क्राइब, जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, अ प्रोसेस ऑपरेट्स विद इन अ प्रोटेक्शन डोमेन। अब ये देखें, यहाँ पे डेफिनीशन आ रही है आपकी डोमेन की, यानी कि एक प्रोसेस हमेशा एक डोमेन, प्रोटेक्शन डोमेन में काम करता है। हर प्रोसेस की एक प्रोटेक्शन डोमेन होती है, ठीक है। और आपने पॉइंट 2 में देखा कि उसे हम सब डोमेन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, विच स्पेसिफाइज, और डोमेन होती क्या है जी? विच स्पेसिफाइज द रिसोर्सेज दैट द प्रोसेस में एक्सेस। सो इसकी सादा सी ये डेफिनीशन है कि किसी प्रोसेस जो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, वो जो रिसोर्सेज की एक्सेस है वो कहलाती है प्रोटेक्शन डोमेन। आगे ये जो हाईलाइट हुआ हुआ इसको देखिए, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। एबिलिटी टू एग्जीक्यूट यानी कि प्रोसेस करना एन ऑपरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेस राइट। यहाँ पे अब इसने एक्सेस राइट की डेफिनेशन दी है। प्रोटेक्शन डोमेन क्या है? एक्सेस राइट्स ऑफ अ प्रोसेस। और एक्सेस राइट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पे किसी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसने आगे मिसाल दी है, एक ऑब्जेक्ट है फाइल एफ, और इसको आपने रीड और राइट की इजाज़त दी है हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो जो ऑब्जेक्ट फाइल एफ है तो उसकी एक्सेस राइट्स क्या है? रीड एंड राइट ऑन द ड्राइव। और अभी देखिए, अ डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सेस राइट्स ईच ऑफ विच इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये अब आपका एक पेयर है जिसमें ऑब्जेक्ट का नाम और आपके एक्सेस राइट्स होंगे। आगे इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। डोमेन्स में शेयर एक्सेस राइट्स, ये नीचे इस फिगर को देखते हैं 14.1 को, कि प्रोसेस है आपके पास जी D2, D3 और D1। आप देखें D2 और D3 जो हैं वो ये वाला जो आपकी डोमेन है इसको शेयर कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है O4, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों के अंदर को एग्जिस्ट करता है, और इस ऑब्जेक्ट का आपका एक्सेस राइट क्या है कि ये प्रिंट कर सकता है। इसी तरह आप देखें D1 में 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, O1, O2, O3, और ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ये रीड राइट कर सकता है, ऑब्जेक्ट 2 एग्जीक्यूशन कर सकता है, और ऑब्जेक्ट 3 जो है वो रीड राइट कर सकता है। तो इसी तरह आप देखो कि D2 में भी O2 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट 2 है वो राइट कर सकता है सिर्फ, जबकि यहाँ पे O2 जो था वो एग्जीक्यूट कर सकता था। यानी कि हर प्रोसेस के अपने ऑब्जेक्ट्स हैं,
इस D1 के O2 का D2 के ऑब्जेक्टिव से कोई कनेक्शन नहीं है। ये इसकी लोकल स्पेस के अंदर डिफाइन किया हुआ है नेम, जो ये नेम स्पेस है D1 की नेम स्पेस या लोकल वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम का D2 के ऑब्जेक्ट नेम से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता ये दोनों जो हैं वो शेयर करते हैं O4 को, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आगे ये एग्जांपल्स में आपको शो करेगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे काम होता है। ओके, द एसोसिएशन बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ डोमेन में बी आइदर स्टैटिक और डायनामिक। अब ये जो आप देख रहे हो कि ये जो आपको परमिशंस दी हुई हैं हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये स्टैटिक भी हो सकती हैं कंपाइल टाइम पे और डायनामिक भी हो सकती हैं कि आप उसे रन टाइम पे दें। लेकिन अब ये याद रखें कि अगर आपने ऑप्शन 2 सिलेक्ट करनी है ऊपर से, जिसमें सब डोमेन्स लगानी है, तो फिर इसे डायनामिक होना पड़ेगा कि मंडे टू फ्राइडे प्रोसेस ने तो आपके पूरे हफ्ते के बाद या मे भी कई कई साल नहीं एग्जिट करना, काउंटर प्रोसेस ने 5 साल 10 साल चलना है, और फिर जब आप सिस्टम पे कोई नया वर्जन करते हैं वो एग्जिट होगा, तो उसकी इंटायर लाइफ टाइम के अंदर उसकी जो एक्सेस राइट डोमेन होगी वो डायनामिक होगी कि मंडे टू फ्राइडे आपके प्रोसेस ने को सिर्फ कैमरे की इजाज़त दी गई है और सैटरडे संडे को उसे इंटरनेट और प्रिंटर की इजाज़त दी गई, तो वो फिर आपकी डायनामिक सब डोमेन होगी। स्टैटिक जो है उसमें यूजुअली सब डोमेन्स इंप्लीमेंट करना इज़ नॉट ईजियर, फिर आपको प्रोसेस को रीलोड करना पड़ेगा। जाहिर है स्टैटिक है तो आपको फिर मंडे टू फ्राइडे प्रोसेस एक और पैरामीटर के साथ चल रहा होगा, फिर उसे डीलोड करेंगे, फिर उसका कोई दूसरा वर्जन अपलोड करेंगे जो कि वो टास्क को परफॉर्म करेगा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, डोमेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की डोमेन्स कैसे होती हैं और उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये आगे इसी टॉपिक को मजीद देके चल रहा है। इफ़ द एसोसिएशन इज़ डायनामिक, अगर तो डोमेन डायनामिक है एक्सेस राइट की, तो मैकेनिज्म इज़ अवेलेबल टू अलाउ डोमेन स्विचिंग, तो फिर आपको कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ता है जो कि डोमेन स्विचिंग करे। अब डोमेन स्विचिंग होगी, आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस की डोमेन तो एक ही है, उसकी सब डोमेन्स मुख्तलिफ हैं। एक उसकी सब डोमेन थी जी डिजिटल कैमरा, हार्ड ड्राइव, रीड ड्राइव, दूसरी उसकी सब डोमेन थी जी प्रिंटर एंड इंटरनेट। तो एक सब डोमेन से दूसरी सब डोमेन में वो स्विच करेगा। इस टेक्स्ट बुक के राइटर ने सब डोमेन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन और जो आपका लिटरेचर है उसमें सब डोमेन का वर्ड इस्तेमाल हुआ। तो हम आगे लेके चलते इस टॉपिक को। अ डोमेन कैन बी रियलाइज इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब ये बता रहा है कि मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डोमेन इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, ठीक है। तो अभी देखें, एक तो अभी विंडो की मिसाल आपको देता हूँ, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप सब ने करके देखा हुआ होगा किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, यानी कि यहाँ से आपको एक आइडिया होता है कि और कोई स्कीम विंडोज़ में अप्लाई हो या ना हो, लेकिन विंडोज़ के अंदर जो है आपके पास जो यूज़र वाली स्कीम है वो लाजमी इस्तेमाल होती है। Each user may be a domain. In this case, the set of objects that can be accessed depend on the identity of the user. अब आपको पता है कि विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नया नेटवर्क कनेक्शन सेटअप कर सकता है, आपकी प्रोग्राम फाइल्स या विंडोज़ में से कोई डायरेक्टरी डिलीट कर सकता है, लेकिन गेस्ट यूज़र नहीं कर सकता। यानी कि विंडोज़ के अंदर यूज़र स्पेसिफिक डोमेन है कि एडमिनिस्ट्रेटर की डोमेन कुछ और है, गेस्ट की डोमेन कुछ और है। तो डोमेन प्रोटेक्शन डोमेन लगाने का एक तरीका तो हो गया जी स्टूडेंट्स आपके पास यूज़र का, और आपको ये आइडिया होगा कि विंडोज़ जो है वो यूज़र को इस्तेमाल करता है। और क्या तरीका हो सकता है, ईच प्रोसेस में बी अ डोमेन। इन दिस केस द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एक्सेस्ड डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूँ कि डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर है, ये भी एक प्रोसेस है, ऑल्दो इट इज़ अ रूट प्रोसेस, लेकिन ये एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस जो है ये चाहे गेस्ट यूज़र के अंदर रन कर रहा हो, रन तो ये हमेशा कर रहा होगा और इसको पूरे सिस्टम की एक्सेस होती है, लेकिन जो गेस्ट यूज़र है उसको पूरे सिस्टम की एक्सेस नहीं है। विच मीन्स कि विंडोज़ के अंदर या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटायरली प्रोटेक्शन डोमेन एक मेथड से अप्लाई नहीं होती। There are multiple methods of protection domain concurrently running in any operating system at a time. In Microsoft Windows, we have user protection domain as well as the process protection domain active concurrently at the same time. Every process have its own protection domain and every user has its own protection domain. अब मैं ये आपको किसी फाइल से शो करके दिखाता हूँ। Let me share with you some file protection in Microsoft Windows. तो हम यहाँ पे let me share with you some directory.
ये अब मैं आपके साथ सी डायरेक्टरी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इंटेल के फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैं सिक्योरिटी में चला जाता हूँ। अब एक तो आपको देखें ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र नज़र आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर नज़र आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटर के आगे देखें इसका ग्रुप लिखा हुआ है, यूज़र ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स। यूज़र्स के आगे यूज़र ग्रुप लिखा हुआ है, यूज़र्स, ठीक है। और ये जो है PB4520S, दिस इज़ द नेम ऑफ माई कंप्यूटर। सो इसके पूरा नाम लिखा हुआ है नेम ऑफ माई कंप्यूटर स्लैश वो ग्रुप का यूज़र्स का वो ग्रुप जिसको ये अथॉरिटी आप दे रहे हो। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल राइट्स हैं, यूज़र्स के पास कम होंगे। इसके पास रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट, फोल्डर, रीड। तो ये यूज़र ग्रुप का जो भी मैं क्रिएट करूँगा अकाउंट, उसके पास ये 3 एक्सेस राइट्स अवेलेबल होंगे। तो उसकी प्रोटेक्शन डोमेन हो गई ये। एडमिन की प्रोटेक्शन डोमेन में देखो सारा कुछ है, सिर्फ स्पेशल परमिशंस नहीं है, बाकी सारा कुछ है। अभी आपको ऊपर एक चीज़ नज़र आ रही है, सिस्टम। तो सिस्टम के पास भी वो सारी परमिशंस हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है। तो ये सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम को अगरचे विंडोज ट्रीट करती है एज यूज़र, लेकिन बिहाइंड द सीन इसके पीछे क्या है जी, डेफ एंड प्रॉक, आपका रूट प्रोसीजर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये कोई ऐसा यूज़र नहीं है जिसे आप साइन इन कर सको, सिस्टम को आप साइन इन नहीं कर सकोगे। लेट मी शेयर विद यू, मैं आपसे अभी जो प्रोग्राम मैनेजर है वो शेयर करता हूँ। उसमें हम देखते हैं कि सिस्टम में कौन कौन से आपके पास जो हैं वो यूज़र्स अवेलेबल हैं। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आपसे शेयर हो गया। ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप्स। अब मैं यूज़र्स में जा रहा हूँ, इसमें आपको कोई सिस्टम नज़र आ रहा है? देयर इज़ नो सिस्टम। गेस्ट का अकाउंट है, होम का अकाउंट है, ये नोमी का अकाउंट है जिससे मैं भी, और एडमिनिस्ट्रेटर का डिफ़ॉल्ट अकाउंट है। देयर इज़ नो सिस्टम अकाउंट हियर, ठीक है। तो ये जो आपको सिस्टम नज़र आ रहा है, ऑल्दो यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये भी एक यूज़र है जो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस यूज़र को कंट्रोल कौन कर रहा है, डेफ एंड प्रॉक। जबकि अगर आप किसी और यूज़र में जाएं, हम होम यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, मेंबर ऑफ देखें ये यूज़र्स है, यूज़र ग्रुप का मेंबर है। अगर मैं गेस्ट को जाऊं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊं, मेंबर ऑफ गेस्ट्स है, यानी कि ये यूज़र है। डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊं, ये मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है। ये अगर आप मेरे जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, ये भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर है। ये सर्वर का अकाउंट है, तो इसको देखें, ये मेंबर ऑफ, इसको अभी ये डिसेबल है अकाउंट, तो इसको अभी कोई ग्रुप असाइन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए मैं आपको ये ग्रुप्स दिखा रहा हूँ, ये आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। इसमें भी आपको सिस्टम नज़र नहीं आएगा। देखें एडमिन का ग्रुप है, आगे उसने बताया भी हुआ है कि किस पर्पज़ के लिए आप ये ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हो, ये डिटेल दी हुई है इसमें। एडमिन का है, बैकअप ऑपरेटर्स का है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह, गेस्ट। यहाँ पे आपको सिस्टम नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम आपके पास क्या है, जबकि अब हम वापस चलते हैं फाइल्स में, तो मैं अनशेयर करता हूँ, फिर से आपके साथ सी शेयर करता हूँ। अगेन हम इंटेल की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसकी सिक्योरिटी में जाते हैं। अब इसमें सिस्टम है, जबकि सिस्टम एक यूज़र नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये आपका रूट प्रोसेस है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। लेट अस गो बैक टू द बुक, हम किताब की तरफ वापस चलते हैं। यस, तो अब देखें, एक तो यूज़र डोमेन हो गई स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको दिखाई थी एडमिनिस्ट्रेटर की, गेस्ट, नोमी, होम। एक प्रोसेस डोमेन होगी जो कि सिस्टम थी। अब इसमें क्या होता है, हर प्रोसेस की जो है वो मुख्तलिफ एक्सेस डोमेन है। जैसे मीडिया प्लेयर चलाया आपने, कोई नीड फॉर स्पीड गेम चलाई है, उसके अपने एक्सेस राइट्स होंगे। डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर चल रहा है, उसके अपने एक्सेस राइट्स होंगे। तो एट अ टाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही जो आपकी प्रोटेक्शन डोमेन मैकेनिज्म है वो आपके पास अडॉप्ट हो। एक से ज़्यादा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डोमेन जो हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स के कुछ मैसेज आ रहे हैं। ओके, ओके जी,
तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं जी। तीसरा क्या तरीक़ेकार है प्रोटेक्शन डोमेन रियलाइज करने का? ईच प्रोसीजर may be a domain. In this case, the set of objects that can be accessed corresponds to the local variables defined within the procedure. अच्छा, अब एक तो प्रोसेस की हमने बात की है और एक प्रोसीजर यानी कि मेथड या फंक्शन। हर फंक्शन की एक्सेस राइट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आपने एक प्रोग्राम बनाया अपना और उस प्रोग्राम में आप कॉल कर लेते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की mappy.dll। वो मैपी जो है वो ये जितनी आपकी वेव फॉर्मेट्स होती हैं मीडिया प्लेयर इनको प्ले करने के लिए और टाइमिंग सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो मैपी में जो प्रोसीजर्स इस्तेमाल हुए हैं डीएलएल में उनकी एक्सेस राइट्स आपके प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा हैं। यानी कि मैपी जो है वो इंटरनल साउंड ड्राइवर को भी एक्सेस कर देगी, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर को। इसी तरह से वो प्लेबैक फॉरवर्ड रिवाइंड को भी एक्सेस कर सकती है और बहुत से सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस हासिल है मैपी को। लेकिन आपका जो मल्टीमीडिया का प्रोग्राम आपने बनाया है C++ में Win32 में चाहे बनाया हो, उसको वो एक्सेस हासिल नहीं होगी। यानी कि एक ही प्रोग्राम में अब आप वो फंक्शन कॉल कर रहे हो अपने Win32 से, जो आपका विंड प्रॉक होगा उसमें से आपने कॉल की डायनामिक लिंक लाइब्रेरी mappy.dll, उसे लोड किया और उसके फंक्शन कॉल करना स्टार्ट कर दिए। तो अब वो जो आपका जो प्रोग्राम है उसकी जो प्रोटेक्शन डोमेन है वो मुख्तलिफ होगी और जो आपकी प्रोसीजर डोमेन है उसकी जो प्रोटेक्शन डोमेन है जो mappy.dll की है वो अलग होगी। तो ये एक तीसरा तरीका है जो कि कार फरमा होता है और ये तीनों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एट अ टाइम इम्प्लीमेंटेड है। यूज़र और प्रोसेस का तो मैंने आपको दिखा दिया और प्रोसीजर की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तो ये तीनों तरीके प्रोटेक्शन डोमेन और एक्सेस राइट्स को चलाने के किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एट अ टाइम इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एग्जांपल ली और हमने देखा भी कि किस तरह से वो इसको कंट्रोल कर ला। ओके, वी डिस्कस डोमेन स्विचिंग इन ग्रेटर। जब आप एक्सेस मैट्रिक्स पढ़ोगे, अगली जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि हम इसमें स्मॉल सेशंस करेंगे ताकि आप ओवरवेल्म ना हो जाएं नंबर ऑफ टॉपिक से। हम इसको बहुत 3 पॉइंट सिर्फ आज की क्लास में करेंगे और आज की लेक्चर के टाइमिंग्स ऑल्दो 2 आवर्स है, लेकिन वो जो 1 आवर की मैं आपको रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा जो आप कल या परसों सुन सकते हैं, ताकि आप ये आज की क्लास पढ़ के ये किताब बुक से पढ़ लोगे और फिर आप उसको सुनेंगे तो आपको वो बेहतर समझ आएगा। तो ये 14.4 में स्टूडेंट्स आपको रिकॉर्डेड क्लास में ये दोबारा से मिलेगा। कंसीडर द स्टैंडर्ड डुअल मोड। अच्छा, अब ये वो सर्वर क्लाइंट की बात कर रहा है यहाँ पे। कंसीडर द स्टैंडर्ड डुअल मोड मॉनिटर यूजर मोड मॉडल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसमें सर्वर के पास राइट्स ज़्यादा होते हैं और क्लाइंट के पास कम होते हैं। व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इन मॉनिटर मोड, जब किसी प्रोग्राम को आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे तो उसकी प्रिविलेजेस ज़्यादा होगी और जब आप किसी गेस्ट अकाउंट से डायरेक्ट आप चला दोगे एज गेस्ट तो उसकी प्रिविलेज कम होगी। ये इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। बेसिकली इस टॉपिक में ये 3 चीज़ें डिस्कस की हैं जो मैंने आपको माई कंप्यूटर और प्रोग्राम मैनेजर से आपको शो कर दिया कि ये किस तरह से काम करते हैं। सो प्रोटेक्शन डोमेन को इम्प्लीमेंट करने के 3 ही तरीके हैं, यूज़र, प्रोसेस और प्रोसीजर, और एक से ज़्यादा तरीके एक वक्त में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव हो सकते हैं। अच्छा, यूनिक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिर्फ यूज़र डोमेन काम करती है। इन द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन इज एसोसिएटेड विद द यूज़र। स्विचिंग द डोमेन कॉरेस्पॉन्ड टू चेंजिंग द यूज़र आइडेंटिफिकेशन टेम्परेरीली। अब आपको पता नहीं होता उसके अंदर, यानी आप उसके अंदर जो है वो रूट यूज़र के अलावा अगर आप कोई गेस्ट वगैरह यूज़र से भी रूट प्रोसेस चला सकते हो, लेकिन उसमें होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर यूज़र को स्विच करेगा। विंडो के अंदर इट इज़ नॉट नेसेसरी। गेस्ट के अंदर भी डेफ इन प्रॉक चल रहा है तो वो एज गेस्ट ही चल रहा होता है, लेकिन उसकी जो उसकी एक्सेस डोमेन है प्रोटेक्शन की वो ज़्यादा होती है। यूनिक्स में क्या होगा, गेस्ट के अंदर से आपने कोई कॉल कर ली ऐसी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो कि गेस्ट को उसकी इजाज़त नहीं है, तो इसमें एक आईडी होती है सेट यूज़र आईडी, सेट यू आईडी, इसकी एक बिट होती है, तो ये चेंज हो जाएगी और ये टेम्परेरीली जो है सिस्टम स्विच कर जाएगा रूट यूज़र की तरफ। दिस चेंज इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द फाइल सिस्टम एज फॉलोज। यूजुअली प्रोटेक्शन राइट्स जो हैं इसमें एक मेजर कंपोनेंट हर ओएस के अंदर फाइल सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको उसकी शो की। An owner identification and a domain bit are associated with each file. हर फाइल के साथ एक कंटेनर होता है जिसमें ये बताया जाता है कि इसका ओनर कौन है
और फिर आपके साथ एक डोमेन बिट होती है जो कि ये बताती है कि इसको राइट्स हैं या राइट्स नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी एक फाइल है विंडोज़ फोल्डर के अंदर। अब विंडो की मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आप उस विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाके गेस्ट जो है किसी फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। तो अगर आप गेस्ट से लॉगिन करें, सपोज करें कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें आपने विंडो का थीम लगा दिया है और आप गेस्ट यूजर से साइन इन हैं और आप विंडोज के फोल्डर में जाके डिलीट दबाते हैं तो फाइल डिलीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो डोमेन बिट होगी वो जीरो होगी। एक आपके पास ओनर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहला हिस्सा क्या होगा जब गेस्ट में लॉगिन करोगे, गेस्ट, और दूसरा हिस्सा आपके पास होगा बिट। तो वो बिट आपके पास, यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क क्वालिटी का इशू था, अभी ठीक हो गया। तो वो बिट आपके पास जीरो होगी। जहाँ पे आपको एक्सेस अवेलेबल होगी, आपने रूट यूजर से साइन इन किया तो वो बिट वन होगी। तो यूनिक्स के अंदर जो है वो यूजर एसोसिएटेड डोमेन प्रोटेक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ साथ एक डेमन प्रोसेस में भी स्टार्टेड बूट टाइम एंड डन एज अ स्पेशल यूजर आईडी। अभी देखो जो इसका रूट डेमन होता है यूनिक्स का, वो स्पेशल यूजर आईडी के साथ काम कर रहा होता है। यानी कि प्रोसेस वाली डोमेन यूनिक्स में नहीं चलती, इसमें चलेगी यूजर डोमेन ही। तो जब किसी प्रोसेस ने, जैसे कि रूट प्रोसेस है यूनिक्स का, उसने कोई ऑपरेशन करनी है तो वो एक स्पेशल यूजर कंटेनर यूज करेगा, रूट या सिस्टम यूजर कंटेनर यूज करके तो उन टास्क को परफॉर्म करेगा। आप साइन इन चाहे गेस्ट से हुए हो, किसी और लेस प्रिविलेज्ड ग्रुप से, यूजर से आप साइन इन हुए हो, अगर आपने कोई प्रिविलेज टास्क या एडमिन टास्क परफॉर्म करनी है तो जो आपका रूट डेमन है वो एक स्पेशल यूजर आईडी इस्तेमाल करेगा। यानी कि यूनिक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको जो भी नजर आ रहा हो, लेकिन प्रोटेक्शन डोमेन इस्तेमाल होगी यूजर की, प्रोसेस और प्रोसीजर की नहीं है। जबकि विंडोज में आपके पास ये तीनों कंकरेंटली इस्तेमाल होती है। तो ओके, अब यहाँ पे हमने आज का आखिरी हमारा जो टॉपिक है वो हमने मल्टिक्स की एग्जाम्पल पढ़नी है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी 2 मिनट की ब्रेक लें, बल्कि 5 मिनट की ब्रेक लें, और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 10:52 हैं, 11 बजे हम इसी ग्रुप में, मीटिंग एक्टिव है, हम इसको 11 बजे स्टार्ट करते हैं। ब्रेक मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे जो आपके 16 हैं उनके कुछ FYP से रिलेटेड क्यूरीज आ रही हैं, तो मैं उनको रिप्लाई करके तो 11 बजे हम आज का जो आखिरी टॉपिक है आज के ODL सेशन का, उसको हम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि मैं विलिंगली इसको ब्रेक कर रहा हूँ 2 सेशंस में, ताकि आप ओवरवेलम ना हो जाएं टॉपिक से। इंशाल्लाह कल तक आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी बाकी टॉपिक्स की। तो अभी आप ब्रेक कर लें, 11 बजे हम रिज्यूम करते हैं इंशाल्लाह इसे। सर ये आज लैब भी होनी है? नहीं, लैब का मैंने 10 बजे बताया कि उसका हमने बुनियादी सिलेबस कवर कर लिया है। तो क्योंकि जी सर। अभी DLL से टॉपिक्स ऐसे स्टार्ट हो गए हैं कि आपसे डिबगिंग नहीं हो पा रही है ODL के ऊपर। तो अगर हम मजीद टॉपिक्स करते भी हैं तो आप उसकी थ्योरी तो पढ़ लेंगे, लेकिन डिबगिंग में आपको ये इश्यूज आने हैं। तो कैंपस जैसे ही ओपन होता है तो आपने DLL जो है वो मेरे साथ एक सेशन कर लेना है उसकी डिबगिंग से रिलेटेड, लेकिन उसकी थ्योरी किताब और MSDN से आपने, यानी कम्प्रिहेंसिव इम्तिहान और वाइवा की तैयारी कर लेनी है। जो प्रोग्रामिंग टेस्ट की प्रिपरेशन है, जो डिबगिंग में कुछ बच्चों को मसला आ रहा है सेट डिपेंडेंसी सेट करने में और DLL को कॉल करने में, वो ऑन कैंपस इंशाल्लाह फर्स्ट डे को हम इन पर्सन सेशन करेंगे लैब में, और उसके बाद आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पहला दिन हम इसके लिए रखेंगे, और उसी दिन 1/7 को भी मैं टाइम दे दूंगा कि अगर उन्होंने ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी से कोई चीज़ उन बच्चों को ना समझ आई हो तो वो मेरे पास आके ऑफिस में मुझसे उस दिन समझ सकेंगे। उनकी थ्योरी का हो जाएगा और आपकी लैब का तो दोनों सेशंस का हो जाएगा कि जो भी इशू हैं डिबगिंग से वो हम VS6 में इंशाल्लाह उस दिन कर देंगे। तो अभी आप 11 तक ब्रेक लें, ओके फिर हम इस सेशन को रिज्यूम करते हैं। जज़ाकल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।
Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Let me share book with you. ओके जी बच्चों, 11 बज गए हैं तो अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज लास्ट टॉपिक हमारे पास है जी प्रोटेक्शन डोमेन में मल्टिक्स की एग्जांपल। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको एक आइडिया हो गया होगा इन टॉपिक्स का। किताब से जब आप दोबारा पढ़ेंगे इसे इंशाल्लाह तो आपको ये फुली क्लियर हो जाएगा कि हमने आज जो ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं पढ़े। प्रोटेक्शन गोल को हमने क्लास के शुरू में डिस्कस किया कि उसके 2 गोल्स हैं और 2 ही रीजंस हैं। एक आपके पास डाटा इंटीग्रिटी, उसका सिस्टम इंटीग्रिटी का गोल था। दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम या कॉन्करेंट सिस्टम रिलायबिलिटी का गोल था। रीजंस क्या थी? विलफुल अटैक्स और जो आपके पास सॉफ्टवेयर एजेंट्स होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज चलाना। तो ये गोल्स था। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन किया। इसमें हमने एक ही प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। किताब में जिक्र नहीं था लेकिन मैंने इसमें ऐड किया था प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट प्रिविलेज, जो कि टारगेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। और फिर हमने जो आज का जो मेजर टॉपिक था आज की ओडीएल सेशन का, वो था डोमेन प्रोटेक्शन। उसको शुरू किया। पहले तो हमने कंप्यूटर सिस्टम को डिफ़ाइन कर लिया, जैसा कि आप सबको पहले पता भी है कि उसमें प्रोसेसेस होते हैं और रिसोर्सेज होती हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं वो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों हो सकती हैं। फिर हमने इसमें बात की आपकी जो नीड टू नो प्रिंसिपल था। एक तो हम पहले से देख कर आए हुए थे कि हर प्रोसेस को उतनी रिसोर्सेज की अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसे अपनी टास्क को पूरा करने के लिए चाहिए। फिर हमने कहा सब डोमेन भी हो सकती है, ये उसकी टोटल डोमेन हो गई। सब डोमेन में नीड टू नो प्रिंसिपल हो गया कि किसी खास टाइम लिमिट में प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए अपनी टास्क को पूरा करने के लिए, वो सेट ऑफ रिसोर्सेज उसे दिया जाए। तो सब डोमेन का लफ्ज़ भी बुक में नहीं है लेकिन हमने इसे इस्तेमाल किया। कुछ दूसरे लिटरेचर में हमें सब डोमेन का वर्ड जो है वो मिलता है। यहाँ पे इसने डोमेन ही का लफ्ज़ यूज़ किया है थ्रू आउट द चैप्टर। फिर हम डोमेन स्ट्रक्चर पे आ गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसने प्रोटेक्शन डोमेन की डेफिनेशन की, फिर एक्सेस राइट की डेफिनेशन की। प्रोटेक्शन डोमेन वो तमाम ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स जो कि किसी प्रोसेस को अपनी टास्क को पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं। और एक्सेस राइट एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन। तो ये हमने डेफिनेशन की। फिर हमने देखा कि डोमेन जो है वो शेयर भी कर सकती हैं राइट्स आपस में विद इन डोमेन्स, और ये स्टैटिक या डायनेमिक हो सकती हैं। कंपाइल टाइम पे हो सकता है सेट डोमेन के एक्सेस राइट्स, या फिर डायनामिकली सब डोमेन्स भी हम सेट कर सकते हैं, जैसा हमने बैंक वाली एग्जांपल में लिया था काउंटर और प्रिंटर की। फिर ये फिगर भी हमने देख ली। और इसके साथ साथ आपने देखा डोमेन स्विचिंग भी हो सकती है। डोमेन स्विचिंग कहाँ पर होती है? जिधर आपने सब डोमेन्स इस्तेमाल करनी है। फिर स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में देखा कि डोमेन जो है वो किस तरह से रियलाइज़ की जा सकती है या इम्प्लीमेंट हो सकती है। इसके 3 तरीके स्टूडेंट्स हमने देखे थे, यूज़र, प्रोसेस और प्रोसीजर। और आपको मैंने जो फाइल सिस्टम है विंडोज़ का उससे एग्जांपल देके डिफरेंट यूज़र ग्रुप शो किए। और फिर हमने प्रोग्राम मैनेजर में जाके चेक किया कि सिस्टम का आया कोई यूज़र अवेलेबल है। तो वी सॉ के सिस्टम जो है वो बेसिकली डेफ इन प्रॉक के थ्रू काम करता है। तो विंडोज़ यूज़र प्रोटेक्शन डोमेन को भी सपोर्ट करता है, प्रोसेस प्रोटेक्शन डोमेन को भी सपोर्ट करता है, और डीएलएल के केस में जैसे मैंने मैपी.dll की एग्जांपल दी तो प्रोसीजर डोमेन को भी ये सपोर्ट करता है। तो तीनों ये डोमेन्स जो हैं इनको सपोर्ट करता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरह यूनिक्स की मिसाल राइटर ने दी यहाँ पर, शिल्बर्ट ने। तो इसमें ये बता रहा है, जिस तरह आपने देखा स्टूडेंट्स, के ये यूज़र प्रोटेक्शन डोमेन को सपोर्ट करता है बिहाइंड द सीन। और अगर गेस्ट ने या लेस प्रिविलेज यूज़र ने कोई टास्क करनी हो तो वो जो ओनर का कंटेनर होता है और साथ जो आपकी सेट यूज़र आईडी की बिट होती है उसको चेंज करके वो टास्क को परफॉर्म करता है। इवन जो इसका रूट प्रोसेस या रूट डेमन होता है जो बूट टाइम से लेके एंड तक एग्जीक्यूशन में रहता है, वो भी यूज़र प्रोटेक्शन डोमेन का इस्तेमाल करता है कि वो एक स्पेशल यूज़र और आईडी और फिर उसकी बिट के ज़रिए वो अपनी टास्क को परफॉर्म करता है। तो ये हमें थोड़ा सा विंडोज़ और यूनिक्स का पता चल गया। तो विंडोज़ का आपने नोट्स में लिख लेना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग से भी आप देख सकते हैं। यूनिक्स का तो ये आपके सामने बुक में दिया ही हुआ है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा मल्टिक्स की तरफ। इससे पहले कि हम मल्टिक्स की तरफ चलें, इस मिसाल की आखिरी लाइन देख लेते हैं। ये एक ऑब्सोलीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। द मल्टिक्स प्रोटेक्शन सिस्टम इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड लेस एफिशिएंट
एक तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है और एफिशिएंसी भी कम है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी है और प्रोटेक्शन लेवल लोअर है। देन आर दोज यूज्ड इन करंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नावाडेज के ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और विंडोज़, उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है और लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब ये आपकी इसने एग्जांपल दी हुई है तो इसको देख लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। In the Multics system, the protection domains are organized in a hierarchy. अब यहाँ पे मैं एक आपसे पिक्चर शेयर करता हूँ जो मैंने थोड़ी सी पेंट में थोड़ी सी एडिट की है। यही किताब वाली पिक्चर है लेकिन उधर मैं थोड़ा सा उसमें इसने जो एग्जांपल दी हुई है उस हिसाब से मैंने लिखा है। लेट मी ओपन दैट पिक्चर फर्स्ट और फिर मैं आपसे वो पिक्चर जो है वो शेयर करता हूँ। ये स्टूडेंट्स आपको होपफुली डायग्राम विजिबल होगी। तो अच्छा, अब मल्टिक्स में होता क्या है, आप देखें मल्टिक्स के अंदर जो प्रोटेक्शन डोमेन है वो हायरार्की रिंग स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट होता है। अभी आपको नज़र आ रहा है ये रिंग ज़ीरो जो है, मैंने इसमें जे लिखा हुआ है, ये किताब में भी इसने आई जे के लिखे हुए हैं, तो ये समझने में वो किताब के पैराग्राफ्स ईजी हो जाएंगे और इसका मल्टिक्स का डोमेन प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर भी। तो इनर मोस्ट में जे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो रिंग वन है इसमें आई लिखा हुआ है और फिर ऊपर मैंने के लिखा है। ये आउटर मोस्ट रिंग इसका n-1 है। n-1 क्यों है? क्योंकि जीरो से शुरू हुआ। तो अगर 10 इसमें रिंग्स होंगे तो 0 to 9 जिस तरह एरेज में होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मल्टिक्स में होता क्या है स्टूडेंट्स, कि जो इनर मोस्ट रिंग होता है रिंग जीरो जो आपको जे नजर आ रहा है, इसकी एक्सेस राइट्स बाकी तमाम अपर रिंग से ज्यादा हैं। यानी कि जे इज अ सुपर सेट ऑफ आई इज अ सुपर सेट ऑफ के एंड के इज अ सुपर सेट ऑफ n-1 रिंग। ठीक है, तो इनर मोस्ट के राइट्स मैक्सिमम है, जो उसके बाद वाला रिंग वन है उसके रिंग जीरो से कम होंगे, रिंग टू के रिंग वन से कम होंगे, रिंग थ्री के रिंग टू से कम होंगे। तो ये हायरार्की मल्टिक्स के एक्सेस प्रोटेक्शन डोमेन के अंदर हायरार्किकल रिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। तो ये आप जहन में रखिए, ये आई जे के की इनर मोस्ट में हमेशा ज़्यादा राइट्स होंगे, आउटर में कम होंगे। अब इसको जहन में रखते हुए हम किताब की तरफ वापस जाते हैं, तो वो बुक से जो है समझना काफ़ी जो है कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा। लेट्स गो बैक टू द बुक। अब चलते हैं जी किताब की तरफ। प्रोटेक्शन डोमेन आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की इनटू अ रिंग स्ट्रक्चर, ईच रिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल डोमेन। हर रिंग में है क्या, बुनियादी तौर पे एक प्रोटेक्शन डोमेन दी हुई एक्सेस राइट है। रिंग जीरो के अपने हैं, रिंग वन के अपने हैं। ठीक है, द रिंग्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to n। ठीक है, ये इसने 7 जेनेरिक नंबर लिखा है और वो 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर है। जाहिर है राइट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो जितनी आप उसमें डोमेन्स क्रिएट करते चले जाएंगे उतनी आपके रिंग्स उसमें मल्टिक्स में क्रिएट होते जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मल्टिक्स में 7 रिंग्स होते हैं, जो कि जब आप विंडो उसके सिस्टम को बूट करते हो तो उसमें टोटल 7 एक्सेस डोमेन्स होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी डोमेन सेट या रिंग्स उसमें ऐड कर सकते हैं। हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाएंगे, किताब तक ही हम लिमिटेड रहेंगे। लेट डी आई एंड डी जे बी एनी टू डोमेन रिंग्स। ठीक है जी, आई और जे टू डोमेन रिंग हो गए इफ जे इज लेस देन आई। ठीक है, अब मैं आपको ये वापस उस पिक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसने जो है वो आई जे मार्क नहीं किए हुए उसमें। अब देखें जे इज लेस देन आई है, क्यों? जे जीरो रिंग है और आई जो है रिंग वन है। जे इज लेस देन आई एंड आई इज लेस देन के। ठीक है, सो वी गो बैक टू द बुक। इफ जे इज लेस देन आई देन डी आई इज अ सबसेट ऑफ डी जे। ठीक है, जो लेसर रिंग होगा ना, इनर मोस्ट रिंग होगा, वो सुपर सेट होगा। तो डी आई इज अ सबसेट ऑफ डी जे, डी जे इज अ सुपर सेट ऑफ डी आई। डी स्टैंड फॉर डोमेन। That is a process executing in domain dj has more privileges than does a process executing in domain di. A process executing in domain d0 has the most privileges. जो root domain होगी उसमें सबसे ज़्यादा privileges होंगे। If only two ring exist in this scheme, this is equivalent to server client mode of execution. सर्वर क्लाइंट का आज पुराना नाम 70s का मॉनिटर यूज़र भी इस्तेमाल होता था OS/2 की ज़मान में, या जो IBM के पुराने सर्वर सिस्टम थे, मॉनिटर यूज़र, टर्मिनल यूज़र। आजकल क्लाइंट सर्वर इस्तेमाल होता है। मॉनिटर स्टैंड फॉर सर्वर, यूज़र स्टैंड फॉर क्लाइंट। Multics has a segmented address space. Each segment is a file and each segment is associated with one of the rings.
मल्टिक्स में जो एड्रेस स्पेस होती है, यानी कि जो आपकी फाइल जहाँ पे स्टोर होती हैं, वो किसी ना किसी प्रोटेक्शन डोमेन के तहत काम कर रही होती है। ज़ाहिर है हर फाइल के अंदर आपने राइट्स तो लगाने हैं ना, तो जब आप राइट्स दोगे तो वो किसी प्रोटेक्शन डोमेन के जो रिंग होगा उसकी एक्सेस राइट्स को फॉलो करेंगे। इट इंक्लूड्स थ्री बिट एक्सेस बिट्स। अब 3 तरह की उसमें एक्सेस बिट्स होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। हर फाइल के साथ 3 कंट्रोल एक्सेस बिट्स एग्जीक्यूट होंगी, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अगर ये 1 होंगी तो ये ऑपरेशन हो सकेगा, 0 होंगी तो नहीं हो सकेगा। द एसोसिएशन बिटवीन सेगमेंट एंड रिंग इज अ पॉलिसी डिसीजन विच वी आर नॉट कंसर्न हियर। तो अभी हमने मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में नहीं जाना, हम प्रोटेक्शन डोमेन पढ़ रहे हैं, तो राइटर ने भी इसकी डिटेल नहीं दी हुई सेगमेंट और रिंग की एसोसिएशन कैसे होती है। अ करंट रिंग नंबर काउंटर, हर रिंग नंबर के साथ एक काउंटर होगा जो बताएगा कि ये कौन सा रिंग नंबर है। विद ईच प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द रिंग इन विच द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, यानी जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके साथ एक काउंटर होगा जो उसका रिंग नंबर बताएगा कि वो किस रिंग नंबर के साथ एसोसिएटेड है, और फिर उस प्रोसेस की एक्सेस राइट्स भी वही होंगे जो उस रिंग नंबर के होंगे। ठीक है, यानी कि फाइल के साथ भी रिंग नंबर लगा हुआ है। जो इसने मेमोरी सेगमेंट की बात की वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है स्टूडेंट्स? फाइल के लिए। फिर ये बात कर रहा है प्रोसेस की, देखें ये प्रोसेस की बात कर रहा है, तो हर प्रोसेस के साथ एक काउंटर होगा जो रिंग नंबर बताएगा, यानी कि प्रोसेस की प्रोटेक्शन डोमेन भी रिंग से आपकी पता चलेगी और फाइल की भी। यानी पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टिक्स का वो रिंग्स के जरिए ही अपनी प्रोटेक्शन डोमेन बनाता है। When a process is executing in ring I, अब हमने अंदर वाले को J और ऊपर वाले को I कहा था, इसको यहाँ ड्रॉ करना चाहिए था और इसने एग्जाम्पल में ही लिखा है। When a process is executing in ring I, it cannot access a segment associated with ring J. Definitely J is less than I. J आपके पास रूट है और I यहाँ पे है, तो I जो है वो J के सेगमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि J उसका सुपर सेट है। It can access a segment associated with ring K. अलबत्ता वो K की एक्सेस कर सकता है क्योंकि K is a subset of I. K आपका रिंग किसमें होगा स्टूडेंट्स? 2 में। 0 J है, 1 I है और K यहाँ पे 2 लिखा, तो I जो है वो K को तो एक्सेस कर सकता है, K का सुपर सेट है, लेकिन J को नहीं एक्सेस कर सकता सेगमेंट को क्योंकि J का वो सबसेट है। ठीक हो गया जी। डोमेन स्विचिंग इन मल्टिक्स अकर्स व्हेन अ प्रोसेस क्रॉसेस फ्रॉम वन रिंग टू अनदर। अच्छा, अब इसने ये बताया कि अगर गेस्ट से साइन इन हो गया है और आपको चाहिए रूट की एक्सेस, तो क्या होगा, फिर उस प्रोसेस को रिंग को स्विच करना पड़ेगा, एक रिंग से दूसरे रिंग में जाना पड़ेगा। डोमेन स्विचिंग मींस रिंग स्विचिंग। डोमेन स्विचिंग इन मल्टिक्स occurs when a process crosses from one ring to another by calling a procedure in a different ring। ठीक हो गया जी। Obviously this switch must be done in a controlled manner। किसी ना किसी एल्गोरिदम के तहत ही ये स्विचिंग आपने करनी है। अगर उस कंट्रोल्ड मैनर से बाहर होगा तो वो वायरस या कोई मलिशियस प्रोग्राम कंसीडर्ड होगा। जब तक उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है तो वो फिर आपका लीगल वे होगा एक रिंग से दूसरे रिंग में जाने का। अदरवाइज प्रोसेस कुड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इन रिंग 0 एंड नो प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड। अगर आपकी कोई मैकेनिज्म ना हो तो फिर तो प्रोटेक्शन 0 हो जाएगी। जिस मर्जी प्रोसेस का दिल करेगा वो रिंग n माइनस से रूट रिंग में आके और सारी टास्क, प्रिविलेज टास्क को परफॉर्म कर देगा। तो जो आपका कंट्रोल्ड मैनर या एल्गोरिदम है उसके तहत ही रिंग स्विचिंग आपके पास अकर होगी। अच्छा, अभी देखो आगे इसने क्या किया है, ये अब समझाने के लिए इसने दिया है कि ये होता कैसे है कि आपके पास एक एक्सेस ब्रैकेट होती है। एक्सेस ब्रैकेट क्या है कि आप प्रोसेस है आपका आई, ये एक्सेस ब्रैकेट को समझने के लिए ये वाली हाईलाइटेड लाइन को देखें स्टूडेंट्स। आई आपका प्रोसेस है और आई B1 से B2 में स्विचिंग कर सकता, यानी कि अगर आपका प्रोसेस है सपोज ये वाला आई रिंग 1 में, और इसे आप इजाज़त देते हैं कि ये 0 से 2 में चला जाए, यानी J से K तक जा सकता, तो B1 क्या होगा? 0 D0, और आपके पास जो B2 होगा वो होगा आपके पास DK। तो DI जो है उसकी ब्रैकेट डिफाइन हो गई, यानी कि एक्सेस ब्रैकेट, यानी कि अगर उसने रिंग ने जाना है तो ये उसकी लिम्स आ गई, लिमिट्स आ गई। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ बाज़-औक़ात आपने एक ब्रैकेट तो दी होती है किसी प्रोसेस को, लेकिन उससे कोई ज़्यादा बड़ा काम करने की ज़रूरत है, कोई ख़ास टाइम पे उससे उस लिमिट से भी क्रॉस करने की ज़रूरत है, तो आप एक एक्सप्लिसिट लिमिट इंटीजर नंबर भी सेट कर देते हो कि B1 B2 तो उसके स्पेसिफाइड जोन थे, लेकिन वो B3 में भी जा सकता है। सपोज मैं कहता हूँ कि कोई प्रोसेस है वो यहाँ पे लाई करता है, उसका कोई नंबर है, ये जो आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है। अब इस प्रोसेस की ब्रैकेट आपने क्या बनाई थी? B1 K था और इसका जो B2 था वो N-1 रखा था आपने।
लेकिन इस प्रोसेस को ज़रूरत पड़ गई फॉर एग्जांपल टाइम चेंज करने की सिस्टम का, जो कि एक रूट प्रिविलेज था, और किसी पासवर्ड के तहत आप इजाज़त भी दे देते हैं, तो उसके पास फिर लिमिट होनी चाहिए कि जी इसकी लिमिट है जे। तो ये जो लिमिट नंबर है ये आपका वो ख़ास नंबर है जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडीशंस में आपको ज़रूरत पड़ सकता है। तो एक तो आपने एक्सेस ब्रैकेट दे दी, और एक आपने जो है वो लिमिट भी दे दी कि ये इस लिमिट तक जो है वो जा सकता है। अच्छा, अब सर्विस एक्सेस पॉइंट्स जैसे होते हैं आपकी नेटवर्क के लेयर्स में, यहाँ पे मल्टिक्स में नाम इस्तेमाल होता है गेट्स का। एक रिंग से दूसरे रिंग में जाना है तो जो आपका कंट्रोल्ड मैनर होगा वो उस गेट से ही आप जा सकते हैं। जिस तरह से आपने अगर वाघा बॉर्डर से क्रॉस करना है तो आप रेंडमली कहीं से भी इंडिया पाकिस्तान की सरहद नहीं क्रॉस कर सकते। खैबर पास से क्रॉस करना है, वो आपका गेट है, एंट्री पॉइंट है। इसी तरह हर रिंग में एक गेट होता है किसी प्रोसेस या फाइल के लिए, वो फाइल या प्रोसेस उसी गेट से ही उसमें एंटर हो सकती है। तो लिस्ट ऑफ गेट्स जो हैं वो हर रिंग की एंट्री पॉइंट्स आपने डिफाइन किए हुए होते हैं, और उन एंट्री पॉइंट को कॉल करके ही आप एक रिंग से दूसरे रिंग में आप उसकी स्विचिंग कर सकते हैं। ओके, तो इसका जी डिसएडवांटेज क्या है, चलिए ये भी कवर कर लेते हैं। इफ आई इज लेस देन बी वन देन द, अच्छा अब इसने ना दो सिनेरियो दिए हैं, वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं लेकिन चलें आज अपने मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। इफ अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन रिंग आई कॉल्स अ प्रोसीजर और सेगमेंट विद एक्सेस ब्रैकेट b1 b2 देन द कॉल इज अलाउड। अगर तो इस रेंज में था तो जी कॉल अलाउ हो गई, लेकिन एंड द करंट रिंग नंबर इज प्रोसेस रिमेन्स आई, अदरवाइज a trap to the operating system, trap interrupt होता है, a trap to the operating system occurs and the situation is handled as follows। अगर इस रेंज से बाहर हो फिर क्या होता है जी, फिर होगा कि अगर i is less than b1, अभी देखो अगर i b1 से लेस होगा तो b1 किसका सबसेट होगा, i का, i के पास पहले ही b1 की सारी एक्सेस होंगी। then the call is allowed to occur because we have to transfer to a ring domain with fewer privileges। अगर i लेस है इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी b1 की प्रिविलेजेस हैं, फिर हम उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि वो एक्सेस उसको दे दी जाएगी अगर इस ब्रैकेट से बाहर होगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि i is greater than b2, then the call is allowed to occur only if b3 is greater than or equal to i। अगर वो b2 से बाहर जाना चाहता है तब अगर तो एक्सप्लिसिट लिमिट में उसकी इजाज़त होगी। एक्सप्लिसिट लिमिट क्या थी, b3। तो अगर आपके देखें अब i जो है वो b2 से ग्रेटर है, यानी कि अब i कोई ऐसी डोमेन है जिसके पास b2 की एक्सेस नहीं है। इस सूरत में क्या होगा, ग्रेटर b3 इज ग्रेटर देन, आई थिंक सम नेटवर्क इशू, ये आपको शो हो रही है बुक स्टूडेंट्स? यस सर, हो रही है शो। ओके, थैंक यू। तो तभी फिर आपको ये वाली एक्सेस उस वक्त दी जाएगी जब b3 ग्रेटर या इक्वल हो i से, वरना आपको नहीं मिलेगी। एंड द कॉल हैज बीन डायरेक्टेड टू वन ऑफ द डेजिग्नेटेड गेट्स। एंट्री पॉइंट क्या गेट, तो यही सिनेरियो है, रेंज से बाहर होगा तो दो ही तरीके होंगे, या तो b1 से वो लेस होगा, लेस है तो पहले ही वो सुपर सेट है, और अगर वो b2 से ग्रेटर है तो उस सूरत में होगा कि जो रेंज है b3 वाली वो ग्रेटर हो आपके i से। तो ये दो सिनेरियो हैं मल्टिक्स के अंदर, और दीज आर वेरी सिंपल। तो अब इसने एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर इज दैट इट डज नॉट अलाउ अस टू इन्फोर्स नीड टू नो प्रिंसिपल। इसमें सब डोमेन का चक्कर ही नहीं है, इसमें एक प्रोसेस किसी एक रिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो वो उस रिंग के अंदर उसको सारी एक्सेस हासिल होती है। तो इसमें हम सब डोमेन वो डायनामिक जो वाला सिलसिला था वो हम नहीं कर सकते, डायनामिक डोमेन स्विचिंग के हम सब बना दें टाइम लिमिट के साथ यहाँ तक है और दूसरी टाइम लिमिट के साथ यहाँ तक है। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत है, दूसरी ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑब्सोलीट हो चुका है, 80s में इट डाइड डाउन। तो इसने रेफरेंस के तौर पे इसका जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कशन की हुई है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, और विनिंगली मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 सेशंस में प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को, ताकि हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करें और आपको ये जो है चीज़ें साथ साथ लेक्चर के अंदर ही इसको तकरीबन आपको समझ आ जाएं, और जब आप एक दफ़ा किताब से इसे पढ़ लोगे तो ये आपको फिर अच्छी तरह से मज़ीद समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम आपकी 1-8 की अटेंडेंस कर लेते हैं और फिर आप जो हैं वो छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन आप काइंडली दूसरा जो आपका अपलोड करूँगा रिकॉर्डिंग, वो आप सुन लीजिएगा सेशंस।
अभी सर आपको 17 आज CS 421 की भी लगा दें। 17 की बेटा अटेंडेंस नहीं है, 18 की है सिर्फ। अभी आपको आइडिया हुआ है इसका या ऊपर से ही चला गया सारा कुछ? कुछ कुछ समझ आई है आपको आज की टॉपिक्स की? यस सर, कुछ कुछ चाहिए है कि अब कि Good. ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा, दोबारा रिकॉर्डिंग अपनी देखेंगे। किताब को, बुक को आपने पढ़ना है और इसको आप समझे अच्छी तरह से। और फिर भी अगर कोई इशू रह जाता है, हम अगले इंटरेक्टिव सेशन में, या जैसे अब कैंपस ओपन हो रहा है 1 वीक है, वहाँ आके आप इस टॉपिक को फिर से मुझसे समझ सकते हैं इन पर्सन, जिस भी स्टूडेंट को इशू हो इशू। तो अभी हम अटेंडेंस कर लेते हैं। तो सर अब लाइव सेशन तो नहीं ना होगा, आप सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर ही अपलोड करेंगे? एक लाइव सेशन होगा क्योंकि हमारे पास 14 अगस्त तक है सर आपका हमारे पास 10 अगस्त तक आया नोटिफिकेशन। सर आपने जो शेयर किया था उसमें 10 अगस्त था। 10 अगस्त था तो ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डेड आपसे शेयर कर दूंगा। तो उसमें जी ये है सर। कि फिर आपने इसे सुन लेना है, और अगर कोई ठीक है। इशू हो तो वो जो साइकोमोटर में जो पूरा हफ्ता दिया हुआ है जी उसमें सर, पूछ लेंगे। जिसको भी मसला हो वो इंडिविजुअली आप इसको पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिएगा, और जो कोई इशू हो आप मुझसे आके डिस्कस कर लीजिएगा। तो जो जी पहला सर दिन ये। होगा हमारा उस वीक का, वो होगा आपकी डीएलएल की डीबगिंग का। और ये थ्योरी का प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में से किसी भी बच्चे को कोई भी इशू हो तो वो 17 से 18 से मोस्ट वेलकम, आप आके मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है जी, जी सर तो अभी ठीक हम है। अटेंडेंस कर लेते हैं। अली रजा, प्रेजेंट। मैं अटेंडेंस भी शेयर कर देता हूँ आपसे ताकि आपको ये शीट नज़र आती रहे। जी अम्मार, प्रेजेंट सर। दानिश, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। वाजिद, वाजिद, उस्मान, वाजिद प्रेजेंट सर। वाजिद प्रेजेंट है। जी सर प्रेजेंट। और उस्मान, कासर, सर बेटा कासर बंद का कर दो ये माइक खराब है। नेटफ्लिक्स। क्या सर कासर हैं? का माइक बंद का करो इशू है। हाँ वो मुझे उसमें पता चल गया, वो देखा मैंने उसे ऑनलाइन है। जैन, यस सर प्रेजेंट। ओमना, आक, मुझे पता है आप प्रेजेंट सर। देख रहे हैं, लेकिन बंद कर दें फिलहाल। प्रेजेंट सर। वाजिद भाई सैयद माइक जैन, दो। सैयद जैन, इसकी कॉल आ रही है और उसमें बच्चे की। वालेकुम अस्सलाम। कौन? 16 हसन शाह, 16 हसन से यार आप 10 मिनट तक कॉल करें, मैं ज़रा वो क्लास ले रहा हूँ अभी 1 से, ठीक है? तो 12 बजे मैं फ्री हूँ, 12 बजे कॉल करें। ओके। अच्छा जी, सैयद जैन एब्सेंट है। फरा, फरा हैं प्रेजेंट। मुदस्सिर, यस सर। यार, दानियाल, हमजा, प्रेजेंट सर, हमजा प्रेजेंट। नुमान, प्रेजेंट सर। आमा, शामनी, अली रजा, अली रजा, मन्नान, प्रेजेंट सर। अम्मा इरफान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मर्शल, प्रेजेंट सर। प्रोफेसर असद, असद प्रेजेंट हो? नहीं आया। मुकद्दस, प्रेजेंट सर। मारा, प्रेजेंट सर। शान, यस सर प्रेजेंट। मरियम, सर 428 भी प्रेजेंट है। 28 कौन है? असद, सर मोहम्मद ईशान प्रेजेंट। 428 जाग रहे हो तुम? अभी तो मैंने काफी पहले तुम्हारी अटेंडेंस कर दी। ये लगता है आज तुम क्लास में ही सो गए हो, हैं? मरियम,
मरियम बेटा प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट सर। तमीज, यस सर प्रेजेंट। साकिब, साकिब बिलाल, साकिब है? प्रेजेंट सर। उमर, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। दाऊद। प्रेजेंट सर। तो ये सेव कर लेते हैं अटेंडेंस। तो अच्छा नोटिस में 10 था, ठीक है, मेरे जहन में 14 था। चलिए ठीक है, मैं ये अब 2 सेशन आपको ना 10 था। अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आप उन्हें जी सुन लीजिएगा। और इंटरेक्टिव सेशन चाहें तो मैं इंटरेक्टिव सेशन भी और कर लूँगा, नहीं तो कैंपस ओपन हो रहा है तो आप आके तो मुझसे वो क्लियर कर दीजिएगा इश्यूज ऑन द सर फर्स्ट ये डे। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। जी जी, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर रहा हूँ। और जो पहला दिन होगा ना, हमें 7 दिन है उस काम के लिए। पहले दिन जब आप कैंपस आओगे 17 का अलग है, 18 का अलग है। जो फर्स्ट डे होगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी की डिबगिंग हम करेंगे इंशाल्लाह। और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी से आपकी जो इशू है वो आपने मुझसे सॉल्व कर लेना है। लेकिन आपने एक दफ़ा बुक को ज़रूर पढ़ लेना है और जो क्वेश्चन हो वो बना के तो आपने फिर डिस्कशन मुझसे फर्स्ट डे कर लेनी है। बाकी के जो 4 दिन होंगे, 5 डेज़ का वीक होता है, उसमें आपके क्विज़ और लैब का कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और जो बाकी आपकी इवैल्यूएशन है वो सारी उन 4 डेज़ में होगी। अपना लैब मैनुअल जो है वो प्रिंट करा लीजिएगा। अब तक आपने एक्सपेरिमेंट तो अपने सारे कर लिए हैं, DLL की असाइनमेंट भी। लैब 1 से लेके लैब लास्ट तक A4 या लेटर पेज पे आपने सिंगल साइड प्रिंट्स लेने हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर भी देना है और पेज नंबर भी देना है। तो वो आपने अपने जो है मिनिमम 55-56 आपके प्रोग्राम्स इसमें होने चाहिए, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ही हैं। इससे हमने जो असाइनमेंट्स किए हैं वो इससे ज़्यादा ही हैं। वो आपने प्रिंट करके तो उसको बाइंड करके 4 पेज को वो लेके आना, वो डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह सी सर यू वो तो सून। बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। वो बेटा मेरी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन जो आपकी एक्रीडिटेशन कमेटी आती है NCEAC, तो वो जी आके सर उसमें आप कुछ ले लें, लेकिन वो तो इतने ही ज़्यादा बन जाएंगे। तो उस पर वो बता रहा हूँ ना मैं। मेरे लिए तो आप एक भी हार्ड कॉपी ना जमा कराएं, मैं सॉफ्ट में उसे देख लेता हूँ। लेकिन ये कोर्स आपके सेशन का ऑडिट होता है जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं, तो वो जी हर सर। कोर्स रैंडमली आपकी ऑडिट करते हैं कोर्स का। ये आसिफ साहब को जमा हो जाएंगे आपके मैनुअल्स, और वो आपकी ये जो कोर्स फाइल होती है उसमें रैंडमली ऑडिट करते हैं, और उसमें आपकी एक्सपेरिमेंट जो है वो रिकॉर्डेड होने चाहिए किसी एज अ प्रूफ कि ये आपने स्टूडेंट ने 55 एक्सपेरिमेंट जो है मिनिमम किए हैं। तो वो आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं 1 टू लास्ट, वो 08 सेशन से लेके अब तक हर साल जमा हो रहे हैं। तो वो आपने रिकॉर्ड करके मैनुअल में और उसको बाइंड करके जमा करा देना है। तो वो मैं लैब में आसिफ साहब को दे दूंगा चेक करके। तो बाकी आपके क्विज़ेस और इंशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी हो जाएगा। एंड सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास से, या ये क्विज़ेस कैंपस में होंगे? जी हाँ जी, वो क्विज़ आपकी कैंपस में होंगे? वैल्यूएशन सारी की सारी, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में भी देखा था, वो 1 वीक उन्होंने दिया है लैब के लिए। और कम्प्रिहेंसिव टेस्ट से पहले जो आपने अपनी प्रोसीजर करना है पूरा, वो उधर होगा। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट शीट बनेगी, वो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी कैंपस में होगा। और हॉस्टल फैसिलिटी भी ओपन होने लगी है। 10 तारीख को मीटिंग भी है कमिंग मंडे को, जिसमें वो अब नोटिफिकेशन वगैरह भी इशू हो जाएगा। तो जिस जिस सेशन के इम्तिहान होंगे उस सेशन को हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, बाद में वो इवैक्यूएट कर देंगे। तो क्विज़ेस भी कैंपस में होंगे, और अपना लैब की इवैल्यूएशन भी ऑन कैंपस होगी। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स वाइवा सब इन पर्सन होगा इंशाल्लाह। 17 अगस्त से सर जो ये हॉस्टल सारा 10 को खुलेंगे? जी नहीं, 10 को तो मीटिंग है, वो आपके हॉस्टल नोटिस में लिखा हुआ है। वो जो आपकी साइकोमोटर का 1 वीक है ना, वो लैब का 1 वीक है इन पर्सन का। और उसके बाद एग्ज़ाम की डेट्स भी लिखी हुई हैं। एग्जैक्ट डेट शीट्स आपको कम्युनिकेट हो जाएंगी शॉर्टली, लेकिन वो उस नोटिस में आपकी जो डेट लिमिट है वो लिखी हुई है। ठीक है जी। सर वो पेपर्स के दौरान होगा हमें कोई छुट्टी वगैरह या कोई बीच में ब्रेक होगा? वो तो आप एग्ज़ाम वाले ही बता सकते हैं कि उसमें क्या प्रोसीजर करना है। उन्होंने कोई जिस तरह से डेट की लिमिट दी हुई है, मेरा ख्याल है वो एक हफ्ता ही है इम्तिहान, या 10 दिन। अगर उसमें प्रोविज़न हुई तो होंगी,
नहीं तो नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो आपने पहले कैंपस आ जाओगे ना, जब आपकी लैब और क्विज़ेस वगैरह हो रहे होंगे, उसी में ही आपको सारी जो नोटिस हैं वो मिल जाएंगे कि किस तरह से क्या आपका प्रोसीजर होगा। तो अभी डेट्स 17 को डिफाइन आना है है, हमने। वो उस नोटिस में देखें। वो जो नोटिस आपको आया था उसमें डेट लिमिट्स लिखी हुई हैं, साइकोमोटर की भी और वो इम्तिहानों वाली भी। तो आपने अपने वो लैब वाले वीक में आना है और उसके बाद फिर इम्तिहान देने आना है 2 दफ़ा। लैब वाला वीक कब स्टार्ट है? वो उस नोटिस में है, उस नोटिस में देखें सेशन वाइज लिखा हुआ है कि साइकोमोटर इवेल्युएशन आपकी 1 वीक वो है, और कम्प्रीहेंसिव इम्तिहान का भी उसमें डेट्स दी हुई हैं सेशन वाइज। 17 से 18, 19 तीनों के अलग अलग जो हैं वो ड्यूरेशंस दी हुई हैं। बाकी आप जब आपका वो डेट्स आएँ तो आप हॉस्टल वार्डन से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी अकोमोडेशन के लिए, और बाकी चीज़ें आपको नोटिस डिपार्टमेंट में ही मिल जाएंगे, डेट शीट वगैरह फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टीचर इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, अब इंशाल्लाह फाइनली इन पर्सन मुलाकात करते हैं और एकेडमिक्स को आगे लेके चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।